नमस्कार साथियों। हम आज टीईटी का ये तीसरा वीडियो इसमें जो है प्रश्न हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से यानी कि सीडीपी से। तो इसमें 10 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं यानी कि 2 वीडियो बन चुकी है 5-5 प्रश्नों की। तीसरी है तो प्रश्न संख्या 11 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 पूरे भारत में किस तिथि से लागू हुआ? तो कब हुआ था साथियों ये? देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये आरटी एक्ट 2009 है ना, लागू होने की तिथि। सॉरी, बनने की तिथि अधिनियम का जब बना तो वो आरटी एक्ट 2009 कहलाया। और 1 अप्रैल 2010 से जो है ये प्रभावी हो गया था, है ना। ये 1 अप्रैल 2, ऑप्शन बी है। 1 अप्रैल 2 2010 यहाँ से प्रभावी हो गया था। और इसमें इसमें जो था, इसके तहत जो क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चे हमारे वो जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उनको मौलिक अधिकार दे दिया गया था, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति बनाम पोषण यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये विवाद क्या है साथियों? देखो, प्रकृति क्या है? प्रकृति का संबंध जो है बच्चे की या व्यक्ति की समझ लो आनुवंशिकता से है, हेरिडिटी जो होती है। और उसकी जैविक बनावट से है। और ये जो है ये आनुवंशिकता उन गुणों को दर्शाती है जो हमें जन्मजात अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि जीन हो गए, शारीरिक बनावट हो गई, है ना। तो ये उनसे मिलते हैं, तो ये आनुवंशिक हो गए। और ये सब इंसान तो नहीं देता, प्रकृति देती है, तो प्राकृतिक हो गई है ना। तो प्रकृति ही हो गई है। और जो पोषण होता है, पोषण ना, इसका संबंध व्यक्ति के जो है वातावरण से होता है कि उसका पालन पोषण किस वातावरण में हुआ ना, किस समाज में वो पला और उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, अनुभव कैसे रहे। तो ये सब जो है उसको क्या करते हैं, उसको पोषण से मिलते हैं, जो जैसा उसका पोषण रहा। तो इसलिए जो प्रकृति बनाम पोषण एक विवाद का रूप ले लेता है कि मानव के विकास में जो है जो नेचर यानी कि आनुवंशिकता जिसे कहेंगे हम, हेरिडिटी, तो क्योंकि नेचुरल होती है तो इसलिए नेचर कह लिया। और पर्यावरण जो है, नर्चर में हमेशा जो है किसका योगदान ज़्यादा है, इस पर विवाद होता रहता है। तो बाकी तो व्यवहार और पर्यावरण ये मैच करते नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण जो है इसका सही आंसर है साथियों। आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता क्या है ना। तो जो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या था, पहले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक ने क्या क्या नियम दिए थे ना, उनने 3 मुख्य नियम दिए थे। क्या क्या? एक तत्परता का नियम दिया था, है ना, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, और जो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह सकते हैं उसे। और तीसरा था प्रभाव का नियम, तो लॉ ऑफ इफेक्ट। तो है क्या कि इसमें तत्परता का नियम जो दिया था वो तो आ ही रहा है ना। तो अधिगम के लिए यानी कि अधिगम माने सीखना, लर्निंग जो होती है, उसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता को कहते हैं थॉर्नडाइक की तत्परता होनी चाहिए, है ना। अगर बच्चा जो है सीखने को, कुछ सीखने के लिए तत्पर है, तभी वो सीख पाएगा, अन्यथा वो नहीं सीख पाएगा, ये थॉर्नडाइक का कहना है। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। बाकी पुरस्कार देख के, सजा दे के, मार्गदर्शन, एक दूसरे से, सजा और मार्गदर्शन तो नहीं आता, सजा तो नहीं आता बिल्कुल ही, पुरस्कार मार्गदर्शन ये सेकेंडरी चीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न है साथियों, स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो जो स्वयं है, स्वयं क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ना। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इस ये जो है साथियों, ये क्या है, भारत सरकार द्वारा ये 2017 में शुरू किया गया था, है ना। 2017 में शुरू किया था। और इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा अ, इसे लॉन्च किया गया था। और इसका जो वो मुख्य इंटेंशन था, उद्देश्य था, गोल था या एम कह सकते हैं, वो क्या था कि 9 से लेकर के जो बच्चे
पीजी करते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर करते हैं, उन सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम था, इसका उद्देश्य था, है ना? तो स्कूल की फीस जमा करना हमारा गलत हो गया। ठीक है, शिक्षकों की भर्ती इससे नहीं है, मिड डे मील की निगरानी मतलब ही नहीं हुआ। तो निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स जो हमने कहा था, मोक्ष कहा था ना, तो मोक्ष क्या है साथियों? मोक्ष है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना? एम फॉर मासिव, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ऑनलाइन एंड सी इज कोर्सेज। ठीक है, तो हम इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 है, फील्ड डिपेंडेंट संज्ञात्मक शैली वाले बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना? तो साथियों है क्या कि फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट, है ना, ये दो चीज़ें हैं। एक्चुअली है क्या, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था हरमन विटकिन, है ना? तो उन्होंने जो है अपना ये कॉग्निटिव शैली जो होती है, संज्ञानात्मक शैली, इसको दो रूप दिए थे। ठीक है, दो रूप दिए थे। और उन्हें बोला था, एक तो है फील्ड डिपेंडेंट डिपेंडेंट और एक है फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना? इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो आप जानते हैं ना। डिपेंडेंट माने मतलब किसी पर डिपेंड होना, और इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र रहना। तो और फील्ड माने एक कार्य क्षेत्र या क्षेत्र कह सकते हैं हम। तो वो हो गया। तो जो इनने कहा था कि फील्ड डिपेंडेंट होते हैं जो, है ना, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, फील्ड डिपेंडेंट। तो ये लोग कैसे होते हैं? फील्ड डिपेंडेंट वाले लोग या बच्चे हम कह सकते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण या सामाजिक संदर्भ और लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, समूह में उन्हें काम करना अच्छा लगता है, दूसरों की बातचीत को सीखना पसंद होता है। ठीक है, और इन्हें सीखने के लिए जो है बाहरी मार्गदर्शन या शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और जबकि जो फील्ड इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, वो पूरी तरह होते हैं स्वतंत्र, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से सीखना भी पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि फील्ड डिपेंडेंट संज्ञानात्मक शैली वाले बच्चे कैसे सीखते हैं। हमने बात कर ली पूरी तरह स्वतंत्र रूप से, ये तो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं, इसलिए जो है गलत हो गया। केवल किताबों से तो मतलब ही नहीं होता, डिपेंडेंट केवल किताबों पर डिपेंड नहीं होते, विश्लेषण करके एनालिसिस भी नहीं करते हो, सामाजिक संदर्भ और बाहरी संकेतों पर निर्भर होकर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गए इसके हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा का 11वां प्रश्न है, यशोदा शब्द का सही आ, संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप संधि और संधि विच्छेद सभी जानते ही हैं साथियों आप लोग। तो है क्या, यश धन ओदा, एक होगा, या फिर यशः धन दा, या यशोध धन आ, या यशो धन दा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वैसे तो श पर ओ यशोदा, ये सही लग रहा है हमें ना, यशोदा सही लग रहा है, बट है क्या, बिना हम इसका व्याकरण जाने हम सही उत्तर नहीं लगा सकते। ये भी यशो ध आ गया इसमें, हालांकि यशोधा बन रहा है, पर यशोधा और यशोदा, इसको देखें तो ये भी सही लग रहा है हमें। यशोधनता यानी कि तोड़ दिया है, संधि विच्छेद कर दिया है। और यशोदा ये कहीं से लग ही नहीं रहा। तो अब इसमें देखते हैं हम, इसमें हम लेंगे हेल्प अपने व्याकरण की। तो जो व्याकरण का नियम कहता है साथी, वो कहता है कि अगर कोई कोई जो है वर्ण है या शब्द है ना, उसमें विसर्ग लगा है, पीछे क्या लगा है? विसर्ग। और विसर्ग से पहले अ आ रहा है, तो इसमें देख रहे हो आप, क लिखा है हमने, यह क ही कहते हैं। तो क कैसे बना है? क पर हलन धन अ। तो तो क से लेके ज्ञ तक सब में लगा है ना? तो बाकी सब क्या है? अपने व्यंजन है। व्यंजन कब बनता है वर्ण? जब उसके साथ पूरा अ लग जाता है तो वर्ण बनता है, वरना ये सब व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों की बात होती है, पूरा क नहीं है। दिस क इज नॉट व्यंजन। ये जो हाफ क है हलंत वाला, ये व्यंजन है।
ठीक है, कॉन्सोनेंट टाइप का। तो हम बात करते हैं हम यहाँ पर कि हमने क पर अ लगाया, यानी कि आधे क पर अ। तो व्याकरण का नियम कह रहा है उस वर्ण पे के पीछे वो अ लगा होना चाहिए। ठीक है, अ लग गया विसर्ग वाले में। ठीक, तो हमारा अब विसर्ग तो औरों में दिख ही नहीं रहा, इसमें विसर्ग है नहीं, इसमें विसर्ग है नहीं, इसमें विसर्ग है नहीं। अब बात आती है बी की। वो बी जो है हमारा राइट उत्तर हो गया, लेकिन कैसे हो गया? इसमें श है, इस श के पीछे है विसर्ग, है ना। तो श हम जानते हैं कि श क्या है, श में क्या लगा है? अ लगा है साथियों, है ना। श में अ लगा है और अ पर लगा है विसर्ग। ठीक है, तो ये हो गया यश। ठीक। अब प्लस इसमें क्या होता है? प्लस इसमें हमें ध्यान देना है कि जो हमारा पांच वर्ग हैं, क वर्ग है ना, क वर्ग, और उसके बाद आपका सौ वर्ग, सौ के बाद सौ 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 यूं, फिर ट वर्ग, फिर ट ट ट ट त वर्ग, त थ द थ न प प वर्ग। ये पांच वर्ग हैं साथियों। इनमें जो है इनका जो है तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, ठीक है, इनके साथ हो तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो क के साथ कौन सा है इसका वर्ग? तीसरा, चौथा और पांचवा ना, ख ग घ घ। पर हम यहाँ देख रहे हैं, हम उधर नहीं जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ द है। द है किस वर्ग का? त वर्ग का। त वर्ग का है। त के बाद आता है थ, फिर आता है द, यानी कि एक दो तीसरा वर्ण। हमने कहा था जो तीसरा जो है, तीसरा वर्ण वो द आ गया। तो तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, तो ये चेंज हो जाएगा ओ की मात्रा में। किस में हो जाएगा? ओ की मात्रा में। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर हम बी को कर देते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची आते हैं, काफी आते हैं। तो देखिए, पावक, पावक माने तो वैसे भी आग होती है ना, अग्नि को कहते हैं पावक। और फिर उसके बाद नीरज, नीर माने होता है पानी, और ज माने जन्म लेने वाला। तो नीर, नीर में जन्म लेने वाला कमल हो जाता है इसको, तो कमल का फूल जो होता है वो हो जाता है, और ये अग्नि हो गई, या आग कह दो, जो भी कह सकते हो। और उसके बाद धीरज, धीरज क्या हो जाएगा? जिसमें धीरज रखिए कहते हैं ना, जिसमें पेशेंस रखने वाला, यानी कि धैर्य रखने वाले को हम कहते हैं धीरज। ठीक है, मतलब धैर्य होता है, रखने वाले को नहीं, धीरज अर्थ है धैर्य हो गया। अब नीरद, फिर नीर माने पानी मैंने कहा था, और द माने क्या होता है? द अर्थ होता है देने वाला। तो पानी देने वाला कौन होता है? बादल। कौन होता है? बादल। तो ये हो गया नीरद। तो बादल का पर्यायवाची शब्द चुनना था हमने, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो कहलाती है, क्या कहलाती है? विवाहिता। तो देखते ही हम विवाहिता कहलाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट दिमाग में आएगा कि विवाहिता है। पति, पति पर आया तो पति तो तभी होगा जब स्त्री विवाहित होगी। तो इसे कुछ टिक कराएंगे जल्दी में। तो ये जल्दी नहीं सोचना है साथी, हमने बड़े आराम से आप प्रश्न पत्र को देखिए, और बिना कोई स्ट्रेस लिए उसे कीजिए। पेपर बहुत इजीली हल हो जाता है, और पास नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो अब है क्या, जिस स्त्री का पति जीवित हो? विवाहिता, विवाहिता तो मतलब शादीशा है। विवाहिता मतलब शादीशुदा। वो शादीशुदा है कोई तो वो विवाहिता है ना। और विधवा, विधवा तो आप और हम जानते हैं कि जो है जिसका जिसकी का पति मर गया हो ही नहीं। अब यहाँ बात हो रही है जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो जीवित हो तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? उसको हम कहते हैं, इसमें सधवा लिखा है, क्या लिखा है? सधवा, है ना। तो सधवा जो है आ, सुहागन का पर्यायवाची है, सुहागन का। तो सुहागन स्त्री को ही हम सधवा कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रियम वदा, तो प्रियम माने प्रिय वचन, और वदा माने बोलने वाले को हम प्रियम वदा कहते हैं। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को कक्षा में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए ना। तो जो हमारे बहुभाषी
कक्षाएँ चलती हैं, ठीक है? तो उसमें जो है इसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है शिक्षण प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के रूप में। तो भई बाधा के रूप में कैसे आ जाएगा शिक्षण प्रक्रिया ना? उसका यूज़ आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो क्योंकि वो जो है मल्टीलिंगुअलिज़्म है, आपको जिस भाषा में करना है वो उसमें आप कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में बाधा तो नहीं हो सकता। एक निरर्थक तत्व के रूप में भी ये नहीं होगी और केवल समस्या भी इससे उत्पन्न नहीं होती है। तो अब रह गया एक मूल्यवान संसाधन जो कि मूल्यवान रिसोर्स वैल्यूएबल रिसोर्स जो है प्रीशियस रिसोर्स के रूप में जो बच्चों को सीखने में मदद करता है और दैट इज़ बहुभाषिकता। बिल्कुल सही है। आजकल हमारा जो है आधुनिक शिक्षा शास्त्र भी और जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ना, एनसीएफ, वो भी यही कहती है कि जो है ये बहुभाषिकता जो है कोई बाधा नहीं है बल्कि ये इसे जो है प्रशिक्षण में और सीखने में मदद करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, बच्चों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे कमजोर तरीका कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कमजोर तरीका पूछा है, ठीक है? तो अब बच्चों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे कमजोर तरीका है ना, तो कमजोर क्या है? बातचीत करना? बिल्कुल नहीं, बातचीत करना एक सशक्त तरीका है ना कि कमजोर तरीका है, ठीक है? बातचीत बच्चे से आप बात करेंगे तो सोच के ही तो जवाब देगा, इसका मतलब वो बातचीत सही दिशा में हो रही है। उसके बाद दूसरा, प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर पूछना। बिल्कुल सही है, ये प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर पूछना कमज़ोर तरीका है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें सोच भी नहीं रहा है और केवल रटे हुए को सुना दे रहा है। बाकी अगर ऑप्शन सी भी देखें तो किसी घटना का वर्णन करना, इसको बिल्कुल सोच रहा हो, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कमज़ोर तरीका नहीं है, सशक्त माध्यम है। और चित्र देखकर कहानी बनाना, इसमें भी वो इमेजिनेशन करता है, इमेज दिमाग में बना करके कहानी बनाता है, प्रतिबिंब सोचता है ना चित्र को देख करके। तो अब अपना उत्तर निकल आया, प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर पूछना। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा ईवीएस से। तो ईवीएस में पहला क्वेश्चन है साथियों, मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, यह किस प्रकार का पक्षी है? ठीक है, तो हमें पता है कि मोनाल इज और स्टेट बर्ड, तो किस प्रकार का पक्षी है मतलब पूछा है, प्रजाति पूछी है उसकी। देखिए, पहली प्रजाति पूछी है कबूतर प्रजाति, दूसरी पूछी गई है अ, अ, ये हिमालयी तीतर, ठीक है? तो फीजेंट प्रजाति जो होती है इसकी, और तीसरा है बाज प्रजाति और चौथा है तोता प्रजाति। तो अब अलग अलग प्रजातियां हैं। तो अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है साथियों कि हम पहले मोनाल को देखें। मोनाल हम जानते हैं कि जो है देखा भी हमने किताबों में या फिर अपने पशु अभयारण्य में देखा होगा, ठीक है? और सेंचुरी में, और या फिर कहीं ऊपर हाइट में पर्वतों में देखा होगा, तो मोनाल वहीं पाया जाता है। इसका जो इसकी अगर विशेषताएं की बात करें तो साथियों, एक तो ये अधिकतर ज़मीन पे निवास करता है मोनाल, ठीक है? ज़मीन में रहता है, पेड़ों पर बहुत कम रहता है, और गठीला शरीर होता है, गठीला शरीर, भारी होता है थोड़ा सा। और इसके बाद जो है इसकी उड़ान भी कम होती है, उड़ान जो होती है कम होती है, मतलब ये नहीं कि जो है जैसे कि एक कबूतर कबूतर है या बाज है या तोता है, लंबी उड़ानें भरते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बट ये जो है 50 मीटर 100 200 या 500 मीटर अधिकतम जा करके बैठ जाता है। उतनी उड़ान क्योंकि भारी होता है तो उतना उड़ेगा कैसे, है ना? तो ये हो गया। उसके बाद इसके जो पंजे होते हैं वो मजबूत होते हैं, पंजे पंजे जो होते हैं मजबूत होते हैं, इससे खोद खाद करके जड़ी बूटी निकालता है, चुगता है दाने वाने, तो उसके लिए काम आते हैं। इसके अलावा जो है जो इसके नर पक्षी होते हैं वो चमकीले पंख होते हैं इनके, चमकीले पंख, है ना? तो चमकीले आपने देखा होगा, है ना? तो इस ये चीज़ें हैं। अब ये किस में पाई जाती हैं देखो, कबूतर प्रजाति में नहीं, कबूतर प्रजाति में तो इतने बड़े उतने पंजे होते ही नहीं उसके। बाज प्रजाति ये मांस खाता है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, मोनाल मांस नहीं खाता, ये बाज प्रजाति मांस खाता है। तोता प्रजाति वैसे भी नहीं है, हल्का जीव है, जबकि हमने गठीला शरीर बताया था। तो अब आ गया ये हिमालयी तीतर, ठीक है? तो जो तीतर प्रजाति है उसी का जो है उसी से मिलता जुलता इसका ये है, मतलब बनावट, यानी कि ये उस प्रजाति का है।
इस प्रजाति के ज़्यादातर अगर पक्षियों की बात करें तो उसमें क्या आता है, मोर भी जो है इस पक्षी इसी प्रजाति में आता है ना, और मोनाल की प्रजाति में, या ये तीतर की प्रजाति में। इसके बाद जो है जो जंगली मुर्गे मुर्गी देखते हैं पहाड़ों में, तो अधिकांश दिखने को मिल जाते हैं। मुर्गे सुंदर अलग अलग कलर के भी होते हैं, तो वो हो गए इसमें इस प्रजाति में आते हैं। और इसके अलावा बटेर और चकोर ये सब जो है हिमालयी तीतर प्रजाति में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो है इनमें ज़रूरी नहीं है मोनाल पूछ दिया तो हो सकता है बटेर पूछ दे, हो सकता है जो है आपका चकोर पूछ दिया जाए, हो सकता है कोई मोर पूछ दिया जाए। तो ये सब जो है फिजेंट प्रजाति यानी कि हिमालयी तीतर प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी अमूर्त अवधारणा को बच्चों को कैसे समझाना चाहिए? अमूर्त मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते ना, वी कैन नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आइज। तो अमूर्त वो हुआ, और मूर्त जो है, मूर्त तो मूर्त है हमारे सामने, साक्षात जिसे कह सकते हैं। और अमूर्त माने नहीं देख सकने वाले। तो अब है क्या, प्राथमिक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी अमूर्त अवधारणा। अब ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बच्चे को हम कैसे समझाएं क्लास में, ये पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन अगर देखें हम, तो जो हमारी जटिल रासायनिक समीकरणों द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल माने होता है वैश्विक, वैश्विक जो गर्मी बढ़ रही है, तो वैश्विक तापमान कह सकते हैं, या वैश्विक गर्मी कह सकते हैं, वो उसको समझाना है बच्चों को। तो जटिल रासायनिक समीकरण, जटिल जहाँ पर शब्द आ गया है तो पहले ही जटिल की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चा कैसे समझेगा ना, और वो भी प्राथमिक स्तर पर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर तो जटिल होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है बर्फ के पिघलने और मौसम में अचानक बदलाव के सरल उदाहरण। ये देखो सरल उदाहरण आ गया। और एनिमेटेड लघु फिल्मों द्वारा, फिल्में भी बच्चों को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो ये भी इसका सही हो गया। तो ऑप्शन बी तो हमारा सही जा रहा है, लेकिन हमें सी और डी को भी इग्नोर नहीं करना है, पहले उन्हें पढ़ लेना है। सी है केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखाकर, परिभाषा से लिख करके बच्चा क्या करेगा, इस विषय को प्राथमिक स्तर पर छोड़ देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अगर छोड़ देंगे तो बच्चे को गर्मी तो महसूस हो ही रही है ना, और गर्मी महसूस हो रही है, तो अभी से अगर वो पता रहेगा बच्चे को कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, तो वो हमारे पर्यावरण के प्रति अवेयर हो रहेगा बच्चा, और उसके मन मस्तिष्क में जो है भी आएगा कि हम पेड़ पौधे क्यों लगा रहे हैं, और जो है प्लांटिंग हो रही है क्यों हो रही है। तो ये था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां शामिल करने का क्या कारण है? तो जो हमारे एनवायरमेंटल साइंस की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें जो हम पोएम्स एंड स्टोरीज शामिल कर देते हैं, तो उनको शामिल करने का कारण क्या है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। विषय को नीरस और कठिन बनाना, मतलब ही नहीं होता नीरस और कठिन बनाने के लिए, सब सरस और आसान बनाते हैं, ये नीरस और कठिन बना रहे तो कैसे हो जाएगा ना, तो ईवीएस तो और कठिन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है विषय को अत्यधिक रोचक, कल्पनाशील और आनंददायी बनाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, तो यही लग रहा है। आगे देखें, सी केवल पन्ने भरना, पन्ने भरने से क्या होगा, पन्ने तो बाद में भर जाएंगे। बच्चों पर बोझ बढ़ाना, बच्चों पर आज की सरकार तो बोझ बढ़ाना ही नहीं चाहती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता बच्चों पर बोझ बढ़े, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो एक सटीक उत्तर निकल के आया वो आया बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक यानी कि डेजर्ट ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और तने में पानी संचित रहता है? तो साथियों, पूरी कहानी तो रेगिस्तानी ओक की सुना दी है इतने। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की कहानी सुना दी इन्हें। तो एक ओक ट्रीज होते हैं, वो होते हैं डेजर्ट ओक। ओक तो पहाड़ी इलाकों में भी होते हैं ना, शंकुधारी पेड़। तो बट ये जो है, ये ओक ट्रीज अलग ही होते होंगे, देखे मैंने भी नहीं है। तो ये होते क्या है साथियों, ये जो है डेजर्ट ओक एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के जो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, है ना। ये करते क्या हैं, ये जितने लंबे होते हैं अपने से लगभग 30-32 गुना नीचे तक इनकी जड़ें जो है जा चली जाती हैं, यानी कि समुद्र तल को पाने की सोचती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, और छोटा आइलैंड है सबसे। तो वहाँ पर ज़मीन का दायरा भी समुद्र तल से नीचे ही रहता है, नज़दीक रहता है। तो लगा लो कि जो 30-32 गुना जो है नीचे चले जाते हैं, तो उसको छू लेते हैं। और बाद में लोग क्या है, जब पानी का
कमी पड़ती है तो इन्हीं की जड़ों से पे पाइप लगा करके यहाँ से पानी निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी चीज़ है कि जो है यहाँ पर हमारा ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो है कि यहाँ पर, एक मिनट साथी, हाँ ये हो गया ठीक। यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन हमारे पास राजस्थान दिया है, देखते ही हम सभी लोग राजस्थान को कर सकते हैं, क्योंकि यूएई हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया को हम जानते हैं या नहीं जानते वो बात की बात है, लेकिन राजस्थान हमारा रेतीला इलाका है। यहाँ सहारा जो हमारा मरुस्थल है, तो क्या नाम होता है उसको हम जानते हैं। और रेगिस्तानी ओक वहीं होता होगा करके हम आइडिया लगा लेंगे और इसे गलत कर बैठेंगे। एक्चुअली है क्या कि राजस्थान में जो है डेजर्ट ओक पाया ही नहीं जाता। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ही उसका आवास है, घर ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ क्या पाया जाता है साथियों, यहाँ राजस्थान में हमारे क्या पाया जाता है। राजस्थान में हमारे एक, आपने सुना होगा खेजड़ी का पेड़, है ना। खेजड़ी सुना आपने, खेजड़ी, वहाँ का शायद राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी। ठीक है, तो ये पाया जाता है वहाँ, इससे के छाल से दवा भी बनती है। ठीक है, मेडिसिन के काम आता है। और जो है इसकी जो हम्म, जैसे वो कहते हैं अ, जो वो आती हैं बेल जैसी, जैसे फलियाँ, हाँ सॉरी, फलियाँ जो होती हैं ये फलियाँ जो होती हैं, फलियों की सब्जी भी बनती है, इसकी फलियाँ होती है, जैसे मटर वटर की फलियाँ होती हैं वैसी खिचड़ी की होती हैं, तो उससे सब्जी भी बनाई जाती है। और इसको जो है पनपने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसको पानी नहीं चाहिए होती है, इस तरीके के डेजर्ट की तरह पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़्यादा बारीकी में हम नहीं जाएंगे। अगर बात आएगी खिचड़ी के पेड़ की, तो शायद पिछले टेट एग्जाम में आपने सी टेट अगर देखा होगा तो उसमें आया था कि खिचड़ी जो है, खिचड़ी के बारे में आया था। तो उसमें आंसर आना था कि खिचड़ी जो है मतलब आंसर था, कुछ था क्वेश्चन ऐसी टाइप का, तो वो दवा के काम आता है तो खिचड़ी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, और इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार बायोमास का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा बनता है। ठीक है साथियों, जो हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में कह रहा है बायोमास जो है जैव भार, ठीक है, उसका पिरामिड किस तंत्र में उल्टा बनता है। तो अगर हम वन परिस्थितिकी तंत्र देखें तो वन परिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है साथियों, सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं, पौधे हो गए, पौधे को जो है डियर या हिरन ने खाया, हिरन ने खाया, हिरन के बाद जो है उसे आपका बाघ ने खा दिया, और बाघ को वल्चर ने खा दिया, वल्चर बाज ने खा दिया। तो ये क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर माने हम कह सकते हैं उत्पादक, ना, उत्पादक जो था, ये पेड़ पौधे और घास की मात्रा हिरन की मात्रा से बहुत ज़्यादा होती है। सो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, उसके बाद बाघ है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टॉप कंज्यूमर। तो ये क्या है, इनको मिला करके भी जो है जो बायोमास बनता है, इनका जैव भार, वो इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जो पिरामिड तैयार होता है वो पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है अम, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रोड्यूसर आ जाएंगे, उपभोक्ता, यहाँ पर घास, पेड़, और यहाँ पर आ जाएगा हिरन, और यहाँ आ जाएगा बाघ, है ना। तो ये इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इस बायोमास इसका ज़्यादा होता है, तो ये हमारा सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से घास के मैदान का तंत्र देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले घास जो हमारा होता है, घास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद टिड्डी या जो है टिड्डी उड्डी या मेंढक वगैरह ये सब जो है आते हैं, उसके बाद उसे सांप खा लेता है। तो जो हमारा प्रोड्यूसर होता है घास, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इनके वजन से, इनके बायोमास से, तो जो है ये भी हमारा सीधा इसका पिरामिड बनता है। अगर मरुस्थलीय तंत्र की कहें तो जो है मरुस्थलीय तंत्र की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, और आप कैक्टस वगैरह सब चीज़ होता है यहाँ।
तो उनका वेट भी जो है, जो कंट्रोल जो इनको खाते हैं, कीड़े मकोड़े या जो है जो भी खाते हैं, मतलब ऊँट हो गए, जैसे ऊँट खाते हैं, तो उनका वेट जो है इससे बहुत कम होता है इन झाड़ियों से। और जो मस्तली कंटीली झाड़ियाँ और कैक्टस होते हैं इनसे। अब आ जाते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है साथियों ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मुख्य रूप से जो आपके होते हैं, वो क्या होता है कि एक फाइटोप्लैंक्टन होता है ना, बहुत छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते। हाँ, अगर ये इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जिस कारण पानी का रंग जो है आपको कभी हरा कभी नीला दिखता है, तो ये यही होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो इनका जीवन काल जो है बहुत छोटा होता है, और है क्या कि जो है इनका जैव भार जो है बहुत कम होता है। काफ़ी मात्रा में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये जो है ये क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं ना। करते तो हैं, ठीक है, विश्व के 50% ऑक्सीजन जो है यही रिलीज करते हैं। कौन? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक। अब इनको जो है छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ खाई, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। ठीक है, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। अब क्या हुआ, इनका वेट तो था कम, ये पूरे समुंदर में मिला करके भी अगर देखेंगे तो इनका वेट इन दोनों से कम हो जाएगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ, हैवी मछलियाँ होती हैं, इनका बाई मास बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये कम होता है। तो इसका जो पिरामिड बनता है, इनकी बजाय जो ये बाकी हैं इनकी बजाय उल्टा बनता है। ठीक है साथियों, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आ जाएगा सीधे सीधे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये आ गया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, इंग्लिश में। इंग्लिश हो गया, इसके बाद आते हैं हम, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड माइजरेबल। ठीक है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, है ना, अपोजिट वर्ड। अब माइजरेबल जो होता है साथियों, तो माइजरेबल मान क्या होता है, माइजरेबल मीन्स पर्सन हु इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी ना, बहुत ही ज़्यादा जो दुखी हो उसको माइजरेबल कहते हैं। तो अब बात करते हैं, पहले हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए, सैड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सैड, सैड माने होता है उदास। तो उदास क्या होगी, तो इसका साइनोनिम बन गया, माइजरेबल का क्या बन गया, साइनोनिम्स बन गया। तो साइनोनिम्स बन गया, तो इसको हमें तो पूछा गया है एंटोनिम्स, तो उदास हो गया, साइनोनिम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, अगर हम पुअर की, तो पुअर क्या होता है, पुअर होता है गरीब ना। पुअर मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ मनी, जिसके पास पैसा ना हो वो। और क्रियल माने तो हो जाता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी, जो कि विलफुली जो पेन कॉज करता है, पेन पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है लोगों को, उसको हम क्रियल कह देते हैं। और चीयरफुल हो जाता है हंसमुख ना, चीयरफुल, चीयर माने चीयर्स कहते हैं ना हम, तो चीयर्स इसी से बना है, चीयरफुल से। तो चीयर माने होता है खुशी। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा, बहुत दुखी का चीयरफुल हो जाएगा। तो चीयरफुल हमारा राइट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, जंगल, प्रिवेंट माने रोकना, और सॉइल इरोजन माने मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव। जंगल मृदा अपरदन को रोकते हैं, जंगल मृदा अपरदन रोकता है। तो व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रिवेंट। ठीक है, इसमें प्रिवेंट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है यूज हो रहा है बता रहे। प्रिवेंट माने रोकना, मैंने बताया। ठीक है, तो नाउन तो है नहीं, और एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है नहीं, क्योंकि रोकना नानी ने जहाँ लगता है तो दैट इज वर्ब, क्रिया है, तो ये वर्ब हो गया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा राइट आंसर आ जाएगा वर्ब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोरी टेलिंग इज हाईली इफेक्टिव एट द प्राइमरी स्टेज बिकॉज इट। ठीक है, जो कहानी सुनाना है, इज हाईली इफेक्टिव, जो वो क्या है, बहुत
प्रभावी है एट द प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्थिति अवस्था में। बिकॉज क्यों? क्योंकि कीप्स चिल्ड्रन क्वाइट इन द क्लासरूम। पहली बात तो कह रहा है क्लासरूम में कि बच्चों को शांत रखता है। एक चीज़, चलिए इस पर हम अभी ध्यान नहीं देते, फिलहाल हमने सुन लिया, देख लिया कि कीप चिल्ड्रन क्वाइट इन द क्लासरूम। हो सकता है कहानी से सुनने में बच्चे साइलेंट भी रहते हैं बच्चे ना, ध्यान से सुनते हैं तो अपने आप क्वाइट रहते हैं। अगला है डेवलप्स इमेजिनेशंस एंड इंटीग्रेटेड्स ऑल लैंग्वेज स्किल्स नेचुरली ना। तो जो कल्पनाशीलता है उनका विकास होता है इसमें, एंड इंटीग्रेटेड ऑल लैंग्वेजेस स्किल नेचुरली, और जो है भाषा के वो सभी कौशल को जो है प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो है जोड़ लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे सटीक लग रहा है। उसके बाद दिख रहा है हेल्प्स इन फिनिशिंग दी सिलेबस ऑफ क्विकली, सिलेबस क्विकली। तो वो सिलेबस को क्विकली जो है फिनिश करने में योगदान है कहानी का। तो कहानी सुना दोगे तो फिनिश कहाँ से होगा ना, नहीं हो पाएगा। तो ये भी गलत हो गया। अवॉइड्स द नीड ऑफ फॉर ग्रामर बुक्स। तो जो व्याकरण की पुस्तक है उसको जो है रोकता है, मतलब उसकी आवश्यकता को रोकता है। तो ये भी गलत है। हमें सबसे सही उत्तर निकला बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला है फिल इन द ब्लैंक। तो इस गैप को हमें भरना है। ये वाला गैप जो है दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, he is dash humble man despite his great wealth। तो इसमें इसमें आर्टिकल भरना है साथियों। एक्चुअली क्या है, नो आर्टिकल लिखा है ना, ये नो आर्टिकल लिखा है, तो बाकी ए एन और द, दीज आर थ्री आर्टिकल्स, तीन ही आर्टिकल होते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब इसमें ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या नो आर्टिकल। ही इज हम्बल मैन डिस्पाइट हिज ग्रेट वेल्थ। तो वो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मतलब जो है वो आदमी जो है बहुत विनम्र है डिस्पाइट हिज ग्रेट वेल्थ। ठीक है, अपनी मतलब अपार संपत्ति होने के बावजूद, डिस्पाइट माने बावजूद जो है हिज ग्रेट वेल्थ, तो तब भी उसके बाद भी वो विनम्र है। हम्बल माने विनम्र है। तो ही इज, हम, अब एक चीज़ है कि इतना बड़ा आदमी भी नहीं है वो कि द लगा दिया जाए उसके साथ ना, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और अब आ गया नो आर्टिकल है नहीं, है तो द का पत्ता कट गया, अब आ गया ए और एन। एन का कल कहाँ लगता है, जो जो वर्ड्स जो है वॉवल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाउल्स या वाउल साउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो उन पर लगता है। तो पूरा क्या ए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए। तो अब पढ़ेंगे तो इसे, ही इज़ अ हम्बल मैन डिस्पाइट हिज ग्रेट वेल्थ। ठीक हो गया, ये राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना। तो जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड है, यानी कि जो पारंपरिक हमारा व्याकरण अनुवाद से की जो विधि है, तो उसमें उसका ड्रॉबैक क्या है, उसमें कमी क्या है ना। पहला कह रहा है इट ओवर एम्फेसाइजेज स्पीकिंग स्किल्स ना, मतलब कि जो है ये बोलने के कौशल पर जो है बहुत अधिक जोर देता है। दूसरा है इट कम्प्लीटली नेग्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ठीक है, तो ये जो है बच्चों के सुनने और बोलने के कौशल को पूरी तरह से उपेक्षा करता है उसकी। और तीसरा है इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव ऑडियो एड्स। ठीक है, इसके लिए जो है महंगे, किसकी, ऑडियो ऑडियो और ऑडियो एड्स माने और श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो श्रव्य माने श्रव्य और दृश्य दो होते हैं ना, और तीन प्रकार के उपकरण होते हैं, एक श्रव्य, एक दृश्य और एक श्रव्य दृश्य दोनों। यानी श्रव्य माने रेडियो हो जाएगा, दृश्य में आ जाएगा आपका दृश्य में आ जाएगा आपका ऐसी चीज़ जिसमें आवाज़ ना हो लेकिन जो है चित्र दिखाई दे। और उसके बाद श्रव्य दृश्य दोनों आ गया, जैसे टीवी, फिल्म वगैरह ये सब आ गया। श्रव्य ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल दोनों आ गया। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे करते हैं हम। टीचर नीड वेरी हाई फ्लुएंसी टू यूज इट है ना। तो ये क्या है, कह रहा है कि शिक्षकों को इसका उपयोग करने के लिए बहुत मतलब जो हाई फ्लुएंसी, जो उच्च प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो
हमें क्या सबसे सही लग रहा है कि जो है इट कम्प्लीटली नेग्लेक्ट्स द स्टूडेंट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, जो है यह छात्र के जो है सुनने और बोलने के कौशल को पूरी तरह से उपेक्षा करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको वीडियो में हमने आज गणित का भी समावेश किया है साथियों, क्योंकि अब इसमें एक्चुअली मैंने इसलिए भी नहीं रखा था पहले कि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, तब जा करके। तो अभी देखते हैं कितना चल सकता है गणित यहाँ। तो अगला है कि गणित में क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी पहले से शुरुआत हो रही है इसकी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0, 1, 2, 3। अब है क्या अभाज्य साथियों? अभाज्य माने कि हम जिसे बांट नहीं सकते ना, मतलब मतलब अभाज्य संख्या का, हालांकि हो क्या सम और विषम अलग चीज होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और भाज्य भाज्य अलग होती है। तो 0, 0 नहीं बढ़ती, 1 और 3, इनमें क्या है सबसे छोटी? छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य जो है हमारा, जो प्राइम नंबर होता है उसका एक गुण होता है साथियों, कि वो संख्या जो वो संख्या कुछ भी हो सकती है जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, दो से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल बाई, डिविजल मोर देन टू। ठीक है, अब मोर देन टू हो गया। अब दो से, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो है कौन सी अभाज्य संख्या है। 3 तो हमारे सामने है ही, 3 तो है ही। 3 किससे होती है? 1 से इसमें भाग जाता है, और 3 से जाता है, और 3 से जाता है, इससे जाता है। तो ये अच्छा, ठीक है, प्राइम नंबर साथियों, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं वैसी संख्या जिसमें जिसमें जो है या तो स्वयं से या किसी एक और संख्या से, अदर से ही भाग जाता है, मतलब दो ही संख्या से भाग जा पाएगा। ठीक है, तो अब है क्या? अब एक एक से और दूसरा खुद से, तो अदर अदर में यहाँ कौन सी आएगी? 1। ठीक, तो अब आ गया हमारा ये सही कि 0 है, 0 है, इसमें केवल 0 से भाग जाता, दूसरी संख्या इसमें नहीं है। एक, एक में एक से ही जाता है। 3, 3 में 3 से भी जाएगा और एक से भी जाएगा, यानी कि स्वयं से भी जाएगा और एक से भी जाएगा। पर इससे छोटी 2 भी है यहाँ, इसमें 2 से भी जाएगा और एक से भी जाएगा, स्वयं स्वयं से भी और एक से भी। तो यहाँ पर आ गया स्वयं से और एक से जाता है भाग, तो ये प्राइम नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है साथियों, कोण 360 डिग्री को गणित की भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, 360 डिग्री को गणित की भाषा में क्या कहा जाता है? देखो, अब आया सबसे पहले हम बात करते हैं ऋजु कोण को, है ना। तो ऋजु कोण क्या होता है साथियों? ऋजु कोण होता है एक लाइन, समझ लो आप, ये दिस इज अवर ऋजु कोण, या स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, स्ट्रेट है ना, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री है। तो हमारा 180 डिग्री जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, यह आ गया ऋजु कोण। चलते हैं उसके बाद दूसरा की है, दूसरा है हमारा अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल है अ, उसमें क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है कि वो अ, ये आपका एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ये है क्या? ये है ऑब्ट्यूस एंगल ना, यानी कि ये आपका अधिक कोण। ये है क्या? 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, ये 90 डिग्री हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ऊपर होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ये वाला। तो इसको हम क्या कह देते हैं? अधिक कोण कह देते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कह देते हैं। यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा कि जो है
एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक, तो वो आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम न सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन में संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण, पूर्ण, संपूर्ण माने पूरा, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। तो ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है। जब पूरा कोण बन जा रहा है, पूरा का मतलब एक जगह से चल के हम दोबारा उसी जगह पे पहुंच जा रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, तो इसको हम 360 डिग्री को क्या कहते हैं? हम संपूर्ण कोण कहते हैं साथियों, ठीक है, संपूर्ण कोण। और अगर हम बात करें कि जो है प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण ना, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इसे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये होता क्या है? ये जब हम 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। देखो, मान लो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये 100 इधर हो गया, और ये 180 डिग्री से अधिक हो गया और 360 डिग्री से कम। ये है, सॉरी ये चल भी नहीं रहा, ये हो गया। ये वाला एंगल है हमारा, इधर वाला, ये हमारा रिफ्लेक्स कोण बनता है साथियों। जो इधर रह गया, मान लीजिए 240 डिग्री है, 240 डिग्री, तो बचा क्या इधर? 360 में से घटा दो 240, ठीक है, तो 120 बचा, 120 डिग्री का ये हुआ। लेकिन 240 वाला हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? हमारा निकल आया उत्तर संपूर्ण कोण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को रुपये 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? तो क्या पूछा साथी? 10% की हानि होती है ना। अब जब हमें लॉस होता है किसी चीज़ का, तो हमें, अगर लॉस होता है ना, लॉस होता है, तो हम इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य निकालने का, जो हमारा कॉस्ट वैल्यू कह सकते हैं, या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, वो निकालने का क्या होता है? तो सी पी इज इक्वल टू, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि, चलिए हम, मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम्म, समझ आ जाए आपको। आपको समझ तो आता ही है पहले से, लेकिन जो है मैं सुविधा के लिए सबके इसे लिख दे रहा हूँ। जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर, ये हो जाता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन, फिर उसके बाद 100, और इसमें माइनस हो जाएगा जितना परसेंटेज है, ठीक। तो अब है क्या? क्रय मूल्य हमें पता नहीं है साथियों, तो क्रय मूल्य का हम फॉर्मूले में क्रय मूल्य का जगह यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ सीपी, आप समझ जाइएगा क्रय मूल्य है, और ऊपर विक्रय मूल्य एसपी ना, एसपी इंटू 100, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, अब आ जाएगा है 10। 10 क्या आ रहा है? 10, 10% ना, 10% की हानि हो रही है। और एसपी की भी जगह हम हटा देते हैं, ये एसपी को हटा करके हम लिख देते हैं, क्या है हमारे इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 540 है। कितना है? 540। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसको आगे प्रोसेस करने पर क्या होगा? 540, इधर हम लिख देंगे 540 गुणा 100, इसे आप रहने दीजिए, अपॉन 100 में से 10 को माइनस कर दो, 90 बचा है ना। तो 90 बचा, तो अब आपका क्या रहा? ये आया। अब इसमें से ऊपर जीरो, इस जीरो से जीरो को आप काट सकते हैं, चाहे किसी भी जीरो को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और डायरेक्टली 90 से तो आप पहाड़ा हमें आता नहीं 90 का, तो इसलिए 9 का आता है, तो 9 कर दें। तो 9 सिक्स कितना होता है? 9 6 54। एक मिनट साथियों, यहाँ पर थोड़ा आपकी सुविधा के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इन 9 से काटा हमने इसको 54 को, कितना आएगा? 9 छक्का 54, 6 आ गया। और 6 इंटू 100 यानी कि 6 गुणा 100 बराबर 600। तो ये हमारा रुपया आ गया। ऑप्शन में देखेंगे हम 600 कहाँ है, तो ए इज द राइट आंसर। समझ गए साथियों? तो आपको केवल थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर कैसे लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोमन लिपि में संख्या 90 को, हम्म रोमन लिपि में संख्या 90 को कैसे लिखा जाता है? तो कैसे लिखा जाता है साथियों? देखो, सबसे पहले तो हमें ये देख लें कि जो है
वन टू थ्री तो आप जानते ही हैं ना, वन टू और थ्री ये तो जानते ही हैं आप। उसके बाद 5 के लिए V आता है, 10 के लिए X आता है, और उसके बाद 50 के लिए आपका क्या आता है, L आता है, और उसके बाद 100 के लिए C आता है, 500 के लिए D आता है, और 1000 के लिए मिलियन M आता है ना। ये तो हम जानते हैं कि जो है रोमन का में किस में क्या किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि 90 को कैसे लिखा जाता है। लेकिन LXL लिखा है साथियों, LXL तो बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए है कि कभी भी बाईं साइड जो है बाईं साइड में बड़ी संख्या नहीं जाती है। इसके L है, X है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर L आ गया है जो वो गलत हो गया। तो इसने ये तो है ही, गलत ही लिखा है, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा तो ठीक हो गया। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें भी क्या चीज़ है, ये एक्स 4 टाइम है, जबकि रोमन अंक में हमेशा 3 टाइम से ज़्यादा लिख नहीं सकते किसी इस चीज़ को एक ही बार। तो ये 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सी माने 100 हो गया साथियों, और ये 10 + 10 हो गया। इधर की साइड रहेगा तो जुड़ेगा, और अगर यही चीज़ इधर की साइड रहेगा तो घट जाएगा। तो 100 और 10 110 हो जा रहा है। तो ये तो हम पूछा नहीं है हमसे। अब रह गया हमारे पास ऑप्शन बी। तो वो कह रहा है सी माने 100, और इसके बाईं साइड एक्स है, तो इसमें 10 जो है माइनस होगा साथियों। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 90, ठीक है। तो 90 के लिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है साथियों, गणित शिक्षण में सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली है, इसे बड़े आराम से आप कर लोगे। कि गणित शिक्षण में सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण का छात्र पर क्या प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो लेकिन अब अच्छा कौन सा है इसमें। ऑप्शन डी को देखें, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत लिखा ही है। छात्र स्कूल आना बंद कर देता है, इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं और लिखने को शायद। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद छात्र पूरी तरह लापरवाह हो जाता है, ये भी नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव कौन सा जा रहा है, छात्र का गणित के प्रति डर कम होता है और सीखने में रुचि बढ़ती है। दिस इज अ राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आज के प्रश्न इतने ही हैं साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग टी क्लास, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि जो है आगे मैं और भी वीडियो इसी तरह की बना सकूं जो आप सभी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी उपयोगी हो सके। धन्यवाद।